अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल की। एक तरफ तो लॉन्ग मार्च की तारीख दी हुई है। पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च 27 फरवरी से शुरू होनी है और तकरीबन एक हफ्ते का वक्त रह गया है। उससे मुतल्लिक आगे पेशरफ्त क्या होनी है उसके ऊपर भी इंतजार है। लेकिन फिर उससे बड़ा ऐलान कर रखा है अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लेके आने का। लेकिन नजर ये आ रहा है कुछ कि गो की बड़ी तेजी देखी गई, राब्ते हुए, इत्तेहादियों को बनाने की कोशिश हुई। लेकिन उसके उसके बाद कल जो मुनस इलाही ने बयान दिया है, गो कि उसको मुख्तलिफ अंदाज में इंटरप्रेट किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से। उसके बाद एक खामोशी सी है। तासुर ये भी लिया जा रहा है हाल ही में आने वाले कुछ बयानात से कि शायद अपोजिशन ने ऐलान कबल अज वक्त कर दिया, शायद अपोजिशन अपने तही भी पूरी तरह तैयार नहीं थी आगे किस तरह से मामलात लेके चलने हैं। हुकूमत ने अपना होमवर्क ही पूरा नहीं किया हुआ था। जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि पहले होमवर्क करेंगे, उसके बाद तहरीक अदम एतमाद और इसकी तारीख का ऐलान करेंगे। फिर शाहिद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट्स भी इससे मुतल्लिक बड़ी अहम। वो कहते हैं कि जी हुकूमत फ़ोन कॉल्स के सहारे खड़ी हुई है, जब फ़ोन कॉल्स आना बंद हो जाएंगी तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। तो इससे कुछ इस तरह के इशारे किनारे मिलते हैं कि शायद अपोजिशन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, गो कि इन्होंने ऐलान तो कर दिया है और हुकूमत भी इससे मुतल्लिक थोड़ी पुरएतमाद नजर आती है। हुकूमत कहती है कि ये तो सिर्फ इकट्ठे ही एक एजेंडा पे हुए हैं अपने केसेस का दिफा करने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, इनका आगे कोई एजेंडा ही नहीं है। लेकिन राब्ते फिर भी हैं, इशारों किनारों की भी बात हो रही है। कुछ कहते हैं न्यूट्रल हैं, कुछ कहते हैं अपोजिशन के पीछे हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या, किस तरह से टर्न आउट करेगी, रोज इस चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है। इसी सूरत हाल को अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं पैनल पर हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अतर काजमी साहब, रीमा उमर साहिबा और हमें हसन निसार साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। गो के हमारा बुनियादी सवाल तो कुछ यूं कि क्या ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। लेकिन इसको हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं। हमारे जो एनालिस्ट आज पैनल पर मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से हमारे सामने है। तो इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अब जो डेवलपिंग सिचुएशन है और जिस तरह से तेज़ी से बदल रही है, आगे क्या होने जा रहा है टिल डेट, यहाँ से आगे ज़रा तज्जिए का आगाज़ करेंगे। तो न्याय साहब, आपकी पोजीशन गो कि मुझे वाजे है, लेकिन अब ये जो शाहिद खाकान साहब का बयान आया है, एक तरह से उन्होंने तो डिफीट डिक्लेयर कर दी है। वो कहते हैं जी जब इनको फ़ोन कॉल्स आना बंद हो जाएंगी, यानी जब इनकी हिमायत करना बंद कर देंगे तो हम ले आएंगे तहरीक अदम एतमाद। तो फिर भी आपको इतना क्यों यकीन है कि ये सक्सेसफुल होगी इनकी तहरीक अदम एतमाद? बहरहाल जी, ये तो मैं जवाब तो आपने कहा है ना कि मालूम ही है। मैं एक बार दोबारा रीटेट कर देता हूँ कि मेरे जवाब हामी हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब की एक चीज़ देखें, उनकी एक स्टेटेड पोजीशन है सारे इशू के ऊपर। एक लिहाज से बड़े डिसिप्लिन है, हमेशा कहते हैं कि जब पार्टी का डिसीजन होता है तो मेरी ओपिनियन जो है वो मैं उसको एक तरफ रख देता हूँ और हमेशा फाइनल डिसीजन जो पार्टी का उसके साथ जाता हूँ। शायद खाकान अब्बासी की इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में कई चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि उनका ख्याल है कि जब एस्टेब्लिशमेंट उनके आप पीछे से हाथ हटाएगी, जैसा कि बज़ाहिर लगता है कि हटाया हुआ है, और उसके कई क्राइन और कई शहादतें मिलती हैं और कई चीज़ें मिलती हैं, तो उनका ख्याल यह है कि उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट हमारे साथ तो वाबस्ता नहीं हो गया उन लोगों का जिन्होंने हाथ हटाना है। और ये एक बड़ा जो है ना उसमें कहना चाहिए कि वाइटल एक पॉइंट है। फिर शायद खाकान अब्बासी क्या समझते हैं कि बिल्कुल मनोआन अगर तो इलेक्शन आईन नाफिज होता है तो वो उनको कबूल है। उनका ख्याल है कि फिर अगर इस तरीके से उन्होंने कोई सूरत हाल कैसी की कि जिसमें वो इनडायरेक्टली जो है वो यहाँ से उनको कोई इंटरेस्ट नज़र आया, यानी कि इमरान खान को दूर करने में या हटाने में या उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी हुकूमत ख़त्म करने में अगर एस्टेब्लिशमेंट का कोई इंटरेस्ट हुआ तो हमारी पॉलिटिक्स अंडरमाइन होगी। अब रहेगी बात जो उन्होंने आज फरमाई है कि जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि कामिल यागा खान की बात को उन्होंने बड़ा उस पर मजम्मत नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने कहा जी ये कहना कि हम रियासत के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है, और रियासत ने अभी ये फैसला नहीं किया, तो ये बुनियादी तौर पे आपने बुनियादी असूलों को अंडरमाइन किया है कि आप कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि मैं रियासत के साथ हूँ। हर एक को पता है कि रियासत किस मानवीय अंदाज में हमारे सामने आती है।
बाकी रहेगी बात यूनुस सलाई साहब का भी कल हम डिस्कस किया, अब आज भी सारा दिन उसी पे तबसरे होते रहे। जी तो मैंने सर, कल अच्छा भी मुझे सर थोड़ा सा ये बता दें, आप जब ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बयान कह रहे हैं, डायरेक्ट इनको इशारों से लिंक कर रहे हैं जो कि वाजे है, तो फिर किस तरह से जस्टिफाइड है? जो जमहूरियत के अलंबरदार हैं उसको आगे बढ़ाने, निजाम की शफाफियत की बात करते हैं, उनका एक हुकूमत को हटाना और वो भी इशारों की बुनियाद पर किस तरह से जस्टिफाइड है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बात यह कि ये दो चीज़ों को अलहदा करते हैं। मैं पहली बात तो इसको अलहदा करें और इसके ऊपर शायद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़ यही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। अब हम जब न्यूट्रल कहते हो, कहते आप ये कह रहे हैं हमारी मदद करो, यानी कि इमरान खान साहब के हुकूमत से अगर सब ये न्यूट्रल हो जाती है तो मेरी मदद कर रही है। अगर ये मदद है तो मेरा ख्याल है, मैं तो उसको आइनी तौर पर समझता हूँ कि ऐन ही आइन के मुताबिक है कि वो न्यूट्रल है। और पॉलिटिक्स में अगर मेरी सियासत को मदद मिलती है उनके न्यूट्रल होने से, तो मेरा हक बनता है कि मैं उन्हें कहूँ कि आप अपना बोझ ना डालें उसके अंदर, क्योंकि फिर आपकी पार्शलिटी से या आपके सपोर्ट से बैलेंस ऑफ पावर जो है वो टिल्ट कर जाता है। फिर वो हथकंडे इस्तेमाल होते हैं जिससे हम वाकिफ नहीं है और अब 70 साल से इसी बात का रोना रो रहे हैं। तो लेकिन शाहिद खान का भाई साहब का ये ख्याल है कि टू मेक इट डबली श्योर कि जब न्यूट्रल हो तो जो अदम आए, उसके बाद मैं कल भी कहा था उनकी एक ही है कि उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन हो। इलेक्शन शायद वैसे इससे मुतल्लिक भी न्याय साहब बड़ी दो राय आ रही है। आधी पार्टी कहती है कि जी इनका फर्ज बनता है कि ये अब क्योंकि लाए तो हटाने में भी मदद करे, आधी पार्टी कहती है कि न्यूट्रल हो जाए। ये भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन हम इशारों की बात करें आता है, इससे मुतल्लिक बड़ी ये इंटरप्रिटेशन है इत्तेजाज साहब की, ऐसे लोगों की। नहीं, मुझे बता दें किसने कहा है कि जी हमारी मदद, मरियम नवाज का बयान रिकॉर्ड पे। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा इन्होंने हटाया है तो इसको लाएं तो इसको हटाएं। तो मुराद ये है कि उन्होंने कहा जी इससे हाथ हटा लें। वही उसी माने में उसको खाकान अब्बासी साथ खड़े थे जब अदालत एहतसाब अदालत के साथ, अभी आप दिखाएंगे फुटेज, तो एहतसाब अदालत से जब निकली थी और यही बात कही थी। अब इसको इंटरप्रेट करते हैं हम अपने लिहाज से, जो मैं नहीं कर रहा उस तरीके से। मैं तो अभी कहता हूँ कि मुझे तो हम ख्याल का मैंने आपको बताया था कि इनका मीटिंग होने वाली है। अब हम ख्याल जो है उन्होंने यही कहा कि जब वो लोग पूछते हैं अपने लाने वालों को, मैंने जरा इसकी टाइमिंग से मुतालिक भी बात करनी है। कुछ जो सियासी पंडित है वो इसकी तरफ भी निशानदेही करते हैं। मैं जरा आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन हम इशारों किनारों की बात करें। अतर, जैसे न्याजी साहब कहते हैं, कल आपको बड़ा इसके ऊपर क्लियर मौकिफ था कि ऑपोजिशन की तरफ नहीं है कोई भी हिमायत, हुकूमत पर आशीर्वाद है अभी भी। तो क्या जवाब देंगे न्याजी साहब को? न्याजी साहब अभी भी समझते कामयाब होगी? बहुत सी बातें हैं जो नहीं पता उनके मुताबिक। देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि हुकूमत के ऊपर आशीर्वाद है। मेरा ये है कि हर इदारा रियासत का अपना अपना काम कर रहा है। जो इनकी ख्वाहिश है ऑपोजिशन की कि वो हमारे सर के ऊपर हाथ रखें, वो टाइम गुजर गया है। अब ना सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मौलाना साहब ने भी कहा है कि जब हमारा होमवर्क कंप्लीट होगा तो फिर हम तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे। अब इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना साहब बहुत ज्यादा होमवर्क कर रहे हैं। उनकी तवज्जो इतनी ज्यादा है इमरान खान साहब की हुकूमत को फारग करने के लिए, और उस होम ग्राउंड में शिकस्त खा गए। उनको पता चल, बात यह है कि इनका जो सारा तकिया था, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, दूसरा इनका तकिया था इत्तेहादियों के ऊपर। ये कह रहे थे इत्तेहादी और हम एक पेज के ऊपर हैं। कल उस पेज के साथ जो मोनस अलाई ने किया उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद इनकी अगली उम्मीद ये थी, और पिछले हफ्ते भी से बात हुई और अपोजिशन भी ये बात करती है कि हम ख्याल जो ग्रुप है वो हमारे साथ है, वो मदद करेगा। हम ख्याल ग्रुप ने तो भी मोनस अलाई से भी आगे वो लोग निकल गए। उन्होंने पेज तो छोड़े, उन्होंने पूरी किताब ही फाड़ दी। उन्होंने कहा कि हम तो हो ही नहीं सकता कि इनका साथ दें, हम डट के मुकाबला करेंगे। मसला वही है कि ये लोग अभी भी फंसे हुए हैं पिछली सियासत में। इनको अपनी सियासत अपडेट करने की जरूरत है। सियासत अब ड्राइंग रूमों के साथ साथ निकल के सोशल मीडिया और टिकटॉक तक पहुंच चुकी है। लेकिन इन वर्जन है जो सॉफ्टवेयर है सियासत का, वो अभी भी 90 और 80 वाला है। जब तक ये उसको अपडेट नहीं करेंगे, इनको समझ नहीं आएगी कि हमारे साथ हो रहा क्या है। और यही वजह है कि हमारी जो सियासी पेशन गोइयां हैं वो भी गलत साबित हो रही हैं, हमारी खबरें भी गलत साबित हो रही हैं। टिकटॉक, ये असल में टिकटॉक सोशल मीडिया में पहुंच गई सियासत। आप लोग फ्लॉपी डिस्क पे हैं। अगर मुझे कोई बंदा अपने पूरे होशो-हवास से ये बताए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इतना अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब सुबह पता चले ये पूछे हीर रांझा की कहानी, सारा ड्रामा दे के सुबह देखे हीर औरत थी या मर्द था। भाई उसमें यह कहना कि जी उसका तो एक स्टेटेड पोजीशन है, बड़ी असूली पोजीशन है कि हुकूमत के साथ है, ये बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं। इससे मैं अपने आप को मुतमईन कर लूँगा, मैं अपने व्यूवर्स को नहीं मुतमईन कर सकूँगा। व्यूवर्स को मुतमईन करने के लिए मुझे एक वो बात करनी है जो अक्ल में आती है। पहली बात ये देखें कि जी जहन में रखें कि जो कुछ भी हो रहा है
मैंने कितनी दफ़ा 2-3 दफ़ा पहले कहा है, वो किसी के इल्म में नहीं है। मुने सलाई साहब, मैंने कल बताया था आपको कि उस मीटिंग में उनको बुलाया ही नहीं किया था जिसमें उन्होंने 1-to-1 मीटिंग हुई थी और जो परसों हुई थी। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब तहरीक अदम एतमाद आएगी तो तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको उन्हें बता के नहीं करना। और आखिर में जहांगीर तरीन, मैंने कल आपको बताया था कि जहांगीर तरीन ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप, उनको ने बताया कि अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि तहरीक PTI के बंदों को इस्तेमाल करके हुकूमत को गिराया जाए। ये ऑप्शन में आखिर में रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्योंकि हम इसमें गंद नहीं डालना चाहते। ये उनके अंदर बातचीत हो रही है जिसका मैं प्रीव्यू हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने, उनकी पिछले 3-4 हफ्तों से स्टेटेड पोजीशन है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप, तो मैं उसको शुरू से ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे ज़ाती तौर पे उनको सब बहुतों को जानता हूँ। वो तो शायद इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ताकि वो उनका इस जो आजकल जो इर्ताश आया हुआ है सियासत के अंदर और जो सब कुछ हलचल मची हुई है, तो उसके अंदर वो पीछे ना रह जाएं, अनअटेंडेड ना रह जाएं। कि जहांगीर तरीन भी मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें कल मीटिंग कॉल की, जब उनको यहाँ के पता चला कि जी अभी उनकी ज़रूरत नहीं है और उनके साथ कोई और मुलाकातें भी हुई हैं शहबाज शरीफ साहब से, इनमें सर जवाब सुन ले, सर जवाब सुन ले, सर जवाब सुन ले। मैं इस पे इतना कहूंगा कि जिस तरह अभी जिक्र हुआ कामिल अली आगा साहब के बयान का भी नियाजी साहब ने जिक्र किया, तो उस बयान के बाद जाके शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है चौधरियों के साथ, तो इसका मतलब है कि उनको पहले ही पता था कि काफ लीग का क्या मौकिफ है और काफ लीग का इस हवाले से क्या बयान आया। दूसरी बात यह है कि ना सिर्फ ये जी मुकम्मल करें। जी अच्छा, मैं सर ये अर्ज कर रहा था कि काफ लीग का मौकिफ तो पहले से बड़ा क्लियर था, उसके बाद जाके मुलाकात हुई। उसके साथ साथ ये सिर्फ नून लीग या सिर्फ काफ लीग की बात नहीं है। मौलाना साहब जो ही KPK के अंदर चंद सीटें वो जीते थे तो उन्होंने फौरन कहा कि भाई आप हम पे एतबार करो, ये किन नायब आपको हुकूमत दी हुई है। जरदारी साहब ने जलसे के अंदर तकरीर करते हुए कहा कि हमसे फार्मूले मत करो, इंटरव्यू देते हुए कहा कि इनको फारिग करना पड़ेगा। तो इनकी नजरें वहीं पे हैं, इसलिए इनको पता है कि सियासत में इमरान खान ने इनको आउटस्मार्ट कर दिया है। इनकी वाहिद अब उम्मीद जो है वही है जहां से ये लोग, इनका सफर शुरू हुआ था, जो लोग इनको लेके आए थे अब ये उनके पास जा रहे हैं। पर अगेन मैं ये कहूंगा कि वहां से बात एक फिक्र ले ले, एक बड़ी बचकाना दलील है कि जी कामिल आगा साहब ने जो कहा है उसके बाद शहबाज शरीफ क्यों मिलने चले गए। मतलब ऐसी चीज़ है कि इधर से हो तो गोल पोस्ट उठा के इधर रख दी जाती है। मुझे नहीं पता कि हम किसी की नुमाइंदगी करें या नहीं, लेकिन जो ऑनेस्ट एनालिसिस है कामिल आगा साहब ने जो अपनी पोजीशन बताई, कौन नहीं जानता कि GDA MQM काफ लीग जो है वो किसके इशारे पर नाच रही है। और यही वो कहते हैं जी इशारे करना, फ़ोन करना बंद कर दे। यही आज भाई साहब ने कहा। इस पे आपको क्या एतराज है? कौन सी सैनिटी है, कौन सी अक्ल है, कौन सी फहम है जो यहाँ पे खर्च हो जाएगी आपकी और आप इसमें गौर नहीं करेंगे? मैं तो हैरान होता हूँ कि ऐसे ज़रूर है कि मैंने इनको जवाब देना है, इसलिए मैं ज़रूर कोई बात करूँ। मैं अगर बात सेंस नहीं बना रही, अगर उसकी आपको खुद आप कन्विंस नहीं हो रहे, अगर आप खुद कन्विंस हो रहे हैं, मुझे आपकी कैपेसिटी का नहीं पता, लेकिन आप समझते हैं कि अगर ये आपके जो नाज़रीन है वो भी कन्विंस हो जाएंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये सारी बातें जो है ना, सारी बातें कि शहबाज शरीफ उधर क्यों चले गए, मुझे तो दलील समझ। अच्छा, अतर का जवाब सुने। अच्छा, अब देखिए मैं अपनी कैपेसिटी या नियाजी साहब की कैपेसिटी पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इस ऑपोजिशन की कैपेसिटी पे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि 3 साल से ये रोज डेडलाइंस देते हैं। क्या इन लोगों को अपनी कैपेसिटी का नहीं पता? ये आर एंड पार की बात क्यों करते हैं? ये क्यों कहते हैं कि हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम इस्तीफे दे देंगे, आज हुकूमत चली जाएगी, आज हम ये कर देंगे? तो इनकी कैपेसिटी क्या है, वो असल मसला है। मेरी कैपेसिटी कम हो सकती है। अतर मैं आप उस एंगल से ना ले, मैं बिल्कुल एक और तरीके से कह रहा हूँ। मैं खुदा अल्लाह ना करे, मैं आपके बड़े रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो जनरलाइज कर बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कहना कि जी अपोजिशन या पीपल्स पार्टी ये जो है ये कोई एस्टेब्लिशमेंट के असर और सूख में नहीं है, ये आप हमारी खाम ख्याली है। वगरना मैं आपको सेनेट के PMLN के और पीपल्स पार्टी के ऐसे टिकट गिना देता हूं जो आप कहेंगे वाकई। आप ये कहेंगे जी MNA के टिकट देते PMLN ने जब लड़ाई उनकी पिच पे थी तो उन्हें ऑब्लाइज किया हुआ है। ये रजा रबानी को प्लेटरन में 2018 में
नून लीग सेनेट की चेयरमैनशिप दे दी थी पीपल्स पार्टी का, हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि असर बहर का असर सूझ था। सर तो यही तो बात थी, जब आप ये हिस्ट्री बताते हैं, मैं डिफेंड नहीं कर आप एक घड़ी में, हाँ आप एक घड़ी में बात करते हैं, अगली घड़ी में आप हमारा बात करते हैं। हमारा मौजू क्या है? हमारा मौजू ये है कि आया मैं कोई अपोजिशन कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। मैंने आपको ये कहा है कि एक मेरिट के ऊपर है कि एस्टैब्लिशमेंट से ये डिमांड करना, मैंने यही पूछना है, एस्टैब्लिशमेंट से ये डिमांड करना कि वो मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है। जब अपोजिशन से ये सवाल होता है, जब अपोजिशन से ये पूछा जाता है कि अगले, ठीक है आ जाएगी तहरीक आदम एतमाद, उसके बाद क्या प्लान है आपके लिए, आगे सेटअप किस तरह से चलेगा? खामोश होते हैं, उससे मुतालिक उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जी वजीर आजम का घर जाना जरूरी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, जिस तरह से हाईलाइट हो रहा है कि आगे कोई प्लान नहीं है, तहरीक आदम एतमाद अगर आ भी जाती है उसके बाद, तो क्या जिस ऑपोजिशन का जो मौक़िफ़ है कि इमरान खान इस वक्त अवाम में मकबूल नहीं रहे, अवाम की आवाज़ है कि उनको हटाना ज़रूरी है, क्या वो इतना ज़रूरी है कि आगे जो बहरान है उसको हम फोर्सी नहीं कर रहे? क्या उससे बेहतर सिचुएशन होगी? छोटी सी ब्रेक, मजीद इसको डिस्कस करेंगे पूरी सूरत हाल के। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल को हम डिस्कस करें। अपोजिशन एक तरफ अपनी तहरीक आदम एतमाद के दावों के साथ और फिर लॉन्ग मार्च भी है, दूसरी तरफ हुकूमत जो कि बड़ी पुरएतमाद होने का दावा करती है और कहती है इत्तेहादी भी हमारे साथ है, सब कुछ हमारी फेवर में। हसन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, और जैसे कि डिबेट हो रही थी अभी ब्रेक से पहले, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ कुछ सियासी पंडितों का ये भी ख्याल है कि अपोजिशन को जो दावा है तहरीक आदम एतमाद का वो टाइम बार्ड है, टाइम बाउंड है, अगर 1 से 2 हफ्तों 3 हफ्तों में ना लेके आई है तो फिर इसका कोई फायदा ही नहीं है। आप कैसे तज्जिया करते हैं सिचुएशन का? इसका ना पहले कोई फ़ायदा था, ना फ़ायदा है, ना आइंदा को फ़ायदा होगा। देखो भी मैं हस्बे मामूल गैर ज़रूरी तफसीलात में जाए बग़ैर पहले भी इसी प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इन तिलों में तेल नहीं है। ये जो कुछ कर रहे हैं इट इज़ शेयर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आसाब जवाब दे गए हैं, शॉट इन द डार्क का ये सारा शाकार हैं, और ये सारे के सारे दे आर बिहेविंग लाइक, जिसे कहते हैं ना हेडलेस चिकन्स। ये इन्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा सियासी ब्लफी कह लें। ये मुर्गी को ज़िबा करके जब ड्रम में डालते हो ना, वो बड़ी देर तक फुदकती रहती है, हाँ फड़कती रहती है। ये बस इस तरह है और परेशान है ये बहुत। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वैसे कि मैं अगले सवाल के जवाब में पूरी बात करूंगा। ठीक है सर। इनका सबसे बड़ा खौफ है अगर इमरान अपनी टर्म पूरी कर गया ये मर जाएंगे। बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात, बड़ी अहम बात। न्याजी साहब मैंने तो बहुत खूबसूरत नुक्ता उठाया है हसन निसार साहब ने, क्या फायदा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि खुदा गवाह है कि इमरान खान साहब को एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। आपको पता, आपके प्रोग्राम में मैंने दुआ मांगी थी और मुसल्ले में बैठ के मांगी कि अल्लाह ताला इमरान खान बुज़दार को पूरे 5 साल कराएगा तो इससे बड़ी सज़ा इनके लाने वालों को नहीं है जो इमरान खान की हैसियत में आई हुई है। पाकिस्तान चारों साने चत पड़ा है। आज आप अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देखें क्या है। इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब अपनी टर्म पूरी करें और ताकि जो लाए हैं वो भी भुगते, और पाकिस्तान अगर भुगतेगा तो मेरा कसूर नहीं है, मैंने नहीं पहुंचाना, इमरान खान साहब जो है उन्होंने पहुंचाना है। तो इसलिए मुझे तो मैं हर बंदे, मैंने तो अब कहा था कि नवाज शरीफ साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दें, जो न्याई साहब ने बात की है, क्या फायदा क्या होगा सर? ऑपोजिशन के तहरीक आदम एतमाद फायदा ये होगा, मुल्क का क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि मैं अपने लेकिन आगे का कोई प्लान नहीं है। मैं अपने दोस्तों से एग्री कर जाऊं ना, फर्ज किया एक मफरूजे की बिना पे कि ऑपोजिशन जो है वो तो बेअसर है, वो तो इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सकी, वो तो फ्रस्ट्रेशन में टकरे मार रही है। तो इमरान साहब तार क्यों हैं? वाई द होल सिस्टम इज इन पैरेलल। ये जो खुद इनके अपने कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, गरीब आदमी के पास कैमरा लेके जाए आपको मुंह नोचने को फिर रहा है। पाकिस्तान कहां पहुंच चुका है? आपके पास वापस आती हूं, पहले मैं रीमा की राय शामिल कर लूं। हो चुका है, जितने मुआशी स्कैंडल, जितने करप्शन के स्कैंडल से हुकूमत में बने, रीमा से वेट करवाना चाहती हूं। ठीक है, रीमा को शामिल गुफ्तगू करते हैं। रीमा, आप किस तरह से वेन करी हैं सिचुएशन पे? अलीना जी शुक्रिया। मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दूंगी। वही हम कल जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी सियासत में चीज़ें बहुत जल्दी तब्दील होती हैं, तो इस तरह प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, शायद वो सब एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है,
लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है किसी के पास नहीं है, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत से इदारे हैं, बहुत सी पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहली तो ये कि अख्तर साहब कह रहे थे कि अब पाकिस्तानी सियासत बहुत मुख्तलिफ हो गई है जब से इमरान खान साहब आए हैं। मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों में सियासत मुख्तलिफ है, टिकटॉक और ट्विटर का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन एक फ्रेंच राइटर थे, उन्होंने एक बहुत पते की बात की कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी सियासत की जो फंडामेंटल्स हैं शायद वो अब तक नहीं बदले। ताकतवर हलकों का जो असर है, इसके अलावा जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जोड़ तोड़ की सियासत है, वो अब भी वही है, तो ये शायद अभी नहीं बदला। दूसरी चीज अलीना, ऑपोजिशन का मसला ये है, आपने वो कहानी सुनी होगी द बॉय हु क्राइड वुल्फ वाली, वो इतनी बार हमें कह चुके हैं कि अब हुकूमत जा रही है, अब हुकूमत जा रही है, कि लोग अब बिलीव करना काफी हद तक उन्होंने छोड़ दिया है, लोग सिनिकल हो गए। तो ये ऑपोजिशन का मसला है। लेकिन इस कहानी में एंड में शेर आ जाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो लोग बिल्कुल इसको डिसमिस कर रहे हैं कि ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकेगी, मेरा ख्याल है वो भी एट देयर ओन पेरिल कर रहे हैं। लेकिन वही है, मेरे पास क्योंकि इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं न्याजी साहब, अतर साहब, इन सबसे सीखती हूँ, इनके पर्सपेक्टिव से, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त कोई हतमी राय रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, अतर आप जवाब देना चाहेंगे? जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है, हम तो खुद रीमा साहिबा से सीखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बात यह है कि हम जो भी सामने अमूमी हालात हैं उनके तनाजुर में बात करते हैं, बाकी जो उन्होंने बात की वो बिल्कुल वजह है, उनका अपना उनका हक है वो अपना राय दें। पर मेरी अभी भी वही राय है कि जो अपडेट होते हैं सियासतदानों को अपना, अदरवाइज ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे। बहुत सारे इररेलेवेंट हो भी गए हैं, और उसकी वजह यही है कि ये अभी तक यही समझते हैं कि ये, जिस तरह इन्होंने एक फ्रेंच राइटर का जिक्र किया, अगर आप मगरिब में जाएं, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो अभी भी 50 की और 60 की दिहाई में रह रहे हैं, वो उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, उनकी दीवारों के ऊपर उसी दौर के सितारों की तस्वीरें लगी होती हैं, उनके घर में इक्विपमेंट भी पुराना होता है। तो ये जो लोग हैं, इनकी दीवारों के ऊपर अभी भी हमीद गुल साहब की, ज़ियाउल हक साहब की, जनरल जिलानी की तस्वीरें लगी हुई हैं। इनको अपडेट करने की जरूरत है, तो खुद ही इनको हालात समझ आने शुरू हो जाएंगे। पता है कि इमरान खान के मेंटोर है, तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और बड़ी दोस्ती है। वो हमारे घर के आदमी, मेरे अपने, वो बहुत ही मेरा उनका एहतराम का रिश्ता है। तो ये नए नए आए हैं, लेकिन इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री का तो कुछ जो ऐनी शायद हूँ ना, ऐनो यकीन, वो मैं इनके हवाले करता रहूँगा। हसन साहब, चूँकि मुझे याद है हसन साहब का वो जो ऑफिस जहाँ ये सारी कार्रवाई 95, 96, 94 बल्कि 93, पहला तराना हसन साहब ने लिखा था शौक खानम के लिए 94 के अंदर। लो जी, हसन साहब, अतर के साथ साथ आपको भी लपेट लिया न्याजी साहब ने। नहीं, ये पता ना, असल में अतर ने हिस्ट्री याद दिला दी मुझे। लपेटा है उन्होंने। सर, अभी तो यही समझ नहीं आ रहा कौन ठीक कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या होने वाले दिनों में इसके ऊपर हम जरा अपने तज्जिए जारी रखेंगे। हमारे तज्जियाकारों की इसके ऊपर कड़ी निगाह है, किस तरह से सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो ये तो हम इनसे पूछते ही रहेंगे, लेकिन आगे के लिए वजीर आजम ने एक और नारा लगा दिया है, कुछ आगे बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी, बड़ा अहम इशू और इस तक हमारा बुनियादी इशू है एक तरह से। ब्रेक के बाद मुल्क की मईशत इस वक्त एक अहम चैलेंजेस हुकूमत के लिए, और इसको बेहतर बनाना उससे भी अहम। ये खबर आ रही है, बल्कि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आज रात से या फिर आने वाले 1-2 दिन में ही हुकूमत पाकिस्तान भी कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करेगी। अब जो ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन और इतनी महंगाई से सताई हुई अवाम है, उसके ऊपर ये तो एक बम बन के गिरेगी खबर। ऐसे में वजीर आजम इमरान खान ने आज एक नारा लगा दिया, कहते हैं गुर्बत के खात्मे का जो कामयाबी है वो अगले इलेक्शंस में यानी 2023 में उनकी कामयाबी होगी। अब ये कैसे मुमकिन होगा? वजीर आजम दावा भी करते हैं कि वो इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा करके दिखाएंगे। ये भी दावा करते हैं कि मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसकी मदद से ये होगा। टैक्स बेस बढ़ाने की भी उन्होंने बात की। ये भी कहा कि 22 करोड़ आवाम है जिसमें से बड़ी कम एक परसेंटेज है जो कि टैक्स देती है। सर, इन सारी सिचुएशन के ऊपर गौर करते हैं इसके ऊपर, और सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या वजीर आजम 5 साल बाद गुर्बत का खात्मा करने में कामयाब होंगे? क्या ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास? हसन साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। पहले तो सबसे पहले ये बताएं, वजीर आजम ने जो नया नारा लगाया है, पिछले इलेक्शंस में वो गए थे करप्शन के खात्मे से, अब जा रहे हैं गुर्बत के खात्मे से, कैसे देखते हैं इसको आप?
पहले तो मैं आपको देख लूं। देखें, अवाम मुअन्नस नहीं है, ये मुज़क्कर है। कभी आपने सुना है कि आम आदमी ये कहती है, आम आदमी ये करती है, आम आदमी ये पूछती है? अच्छा, जब वो अवाम बन जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो आम ये कहती है। ये मोस्टली चैनल्स पे इस तरह का आप कम से कम दोबारा ना कहना, अदरवाइज मैं एहतजाजन वॉकआउट कर जाऊंगा। अच्छा, अब मेरे से दोनों हाथ के बाद इमरान खान साहब का तज्जिया कर दे। ऑपोजिशन का असल खौफ ही ये है जी। अच्छा सुने ना, नहीं पहले आप भी कुछ बेहतर तज्जिया कर लेना। मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है, कभी सुना आपने आम आदमी ये कहती है, आम आदमी ये करती है? जब वो अवाम हो जाते हैं तो आप सही कह रहे हैं सर, तस्हीह कर ली जाएगी। गलत है। अच्छा, ऑपोजिशन का देखें। अच्छा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मैं लिख के भी भेज दूंगा। अच्छा, ऑपोजिशन का देखो असल खौफ ये है, जो मैं कहता हूँ फ्रस्ट्रेशन के आसाब जवाब दे गए, डिप्रेशन के मारे हुए लोग हैं, इनका असल खौफ ये है कि अगर इमरान अपना पेंडा पूरा कर गया तो दे विल बी डूम्ड, चूंकि ये अचीव हो जाना है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, वो वहां वजीर आजम पता नहीं उर्दू की मार खाते हैं या वैसे कुछ मुबालगा कर जाते हैं। गुर्बत कंट्रोल नहीं हो सकती, कंट्रोल हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। गुर्बत के खात्मे की बात करना जुर्म से कम नहीं है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर का कॉल है कि पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके, दौलत हर तरह की पूरी दुनिया में बांट दो, 6 महीने के बाद फिर वही हाल होगा। गुर्बत जो है ये कंट्रोल हो सकती है, मैनेज हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, इसमें थोड़ा इस्तेकाम आ सकता है। महंगाई ये नहीं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, वजीर आजम ने भी खात्मे का ही कहा है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक ख्वाब है और मुबालगा है, वो गलत है, वो बिल्कुल गलत। इट इज एन अनअचीवेबल टारगेट। और अच्छा मैनेजर की बात करें, वो भी कमी की बात करें, वो भी खात्मे की बात नहीं। हाँ, अच्छा नहीं सर, उन्होंने भी कमी की बात की है। एग्जैक्टली, गुर्बत में कमी की बात की है, खात्मे की बात नहीं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फिर ठीक है, ठीक है। न्याजी साहब, हसन साहब कहते हैं अगर तो वजीर आजम इमरान खान टिक गए, एक लफ्ज रुक जाए, यही डर है अपोजिशन को। भाईजान कहते हैं अगर, भाईजान से पूछ ले कि अगर को अगर तोले तो कितने केजी का होगा, और अगर इसको नापे तो कितने गज का होगा, ये अगर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर जो कह दिया ना भाईजान ने, तो भाईजान से अगर का साइज, अगर का वजन पूछना पड़ेगा। ये अगर ही कमाल की चीज है, इसको ऐसा से भी लगा सकते हैं, उसको जोर से भी लगा सकते हैं। न्याजी साहब के मगर में से अगर बता दें, अगर इतना खूबसूरत उन्होंने कहा अगर खात्मा किया। अच्छा, पहली बात। अब दूसरा जो तासर मिला है कि इमरान खान वाकई बड़ा होके बड़े बड़े काम करने का इरादा रखता है। कितना अर्सा रह गया है? 1 साल 6 महीने। कितना गुजार चुके हैं? 3 साल 6 महीने। 18 फरवरी से 18 अगस्त तक 1 साल 6 महीने रह जाएंगे। अब एक बंदा जो है 3.5 साल बाद, चलो मैं फिर भी हसन साहब की वजह से और इनकी अकीदत में उसको मार्जिन दे देता हूँ। अब क्या करेंगे कि जब इन्होंने 2017-18 का जो हमारी पॉवर्टी रेट है, और माने कि हम जो पॉवर्टी रेट है, हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। हम एक्सट्रीम पॉवर्टी को जो है ना गुर्बत कहते हैं। इंग्लैंड जो दुनिया है वहाँ का जो आम जो उनकी है ना आम गुर्बत है, वो पाकिस्तान में इस वक्त शायद हर वक्त 50-60% हो, जो वहाँ गुर्बत का जो पैमाना है। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसके अंदर हमारा हम जो है बिल्कुल ठीक, हम 2017-18 में 24 समथिंग 24% आज कहाँ खड़े हैं? 40%। ये 2017-18 में कहाँ से आई थी? 2005 और 2006 में मुशर्रफ साहब के कमांडो सदर के वक्त में ये एक्सट्रीम पॉवर्टी हमारी 49% थी। 49%। उसको कहाँ लेके आए? 2017 में। किसको? इस हीरो को लाने के लिए, हीरे को लाने के लिए। ये हीरा आना था और इसने आगे जहाँ पे ग्रोथ रेट जीरो कर गया वो आज 39। और जो अगले जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं वो क्या बताते हैं? अगले साल कम होगी। अब इमरान खान साहब किसी ने कहा कम होगी, कितनी कम होगी? सिर्फ 2%। यानी कि जो तखमीने हैं उसमें तो हुकूमत के पास इसका भी जवाब है ना। वो कहते हैं ये आर्टिफिशियली इंडिकेटर्स सारे के सारे क्रिएट किए हुए थे। अतर को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूं। हुकूमत अपने सर्वे को यूज कर रही है। सिर्फ एक बात करें, हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 24% पे इनको पाकिस्तान मिला था पॉवर्टी में।
जो कि उठा के 16% इन्होंने इंक्रीज किया जाए। तो करप्शन में इंक्रीज आई है ना 16%, नहीं उसमें तो ज़्यादा आई है 23%। इसी तरह इसमें 16% इंक्रीज आई है पॉवर्टी रेट में। ठीक है अथर, एक तरह से न्याय साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो वजीर आजम ने आज भी इतने बड़े बड़े हदफ बताए हैं, वो कहते हैं कि जी हम टैक्स बेस में इजाफा करेंगे, हम मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लेंगे। जिस तरह से पेट्रोल हाइक को ले लीजिए, फूड इन्फ्लेशन को ले लीजिए, कैसे मुमकिन होगा जो अचीव करना चाहते हैं वो? देखिए, अब ऑब्वियसली हुकूमत के कोई सियासी अज़ाइम होंगे या उनके कोई सियासी टारगेट्स हैं, वो तो उन्होंने अचीव करने। जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि मैं 5 साल के बाद बताऊंगा, तो वो तो 5 साल के बाद अवाम के सामने भी रखेंगे और अगले इलेक्शंस में फिर वो उसी के ऊपर जाएंगे। मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो एज ए आम आदमी मैं देख सकता हूँ। कुछ जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ये हैं कि अगर आप इस हुकूमत की इकोनॉमिक कारकर्दगी देख लें, कोरोना एक ऐसी वबा जो 100 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये पैंडेमिक आया, और उसमें अमेरिका से लेके जापान से लेके हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी का दावा करता है, वहां पे क्या सूरत हाल हुई, किस तरीके से इकॉनमी मुतासिर हुई, उस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आप अपने मुल्क के अंदर देख लें तो आपके मुल्क के अंदर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ी, आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपके रेमिटेंसेस बढ़े, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं। तो इन चीजों को देख के ये लगता है कि हो सकता है कि वो अपने टारगेट अचीव करें या हो सकता है ना करें। लेकिन बात ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक ऐसा वजीर आजम देखा है जो इन्वायरमेंट के ऊपर बात करता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करता है, जो मुल्क के अंदर लंबी छोड़ता है। सॉरी बात तो करता है सर। पहले तो मसला ये था एक बात वो आ गई थी, मुंह पे निकल गई, सॉरी सर। जी जी, आपका हक है सर, आप जरूर बोलें। पर बात यह है कि पहले तो हमारी सियासत जो है वो ग्वाल मंडी से, हड़ीसे से, निहारी से ही बाहर नहीं निकल सकी थी। दूसरी तरफ सिंध के अंदर जो हालात हैं वो भी आपको पता है। तो पहली दफा हमने ये चीजें सुनी कि हमने देखा कि कौम मुत्तहिदा के अंदर खड़ा होकर बरतानिया का वजीर आजम कहता है अगर आपने सीखना है एनवायरनमेंट के ऊपर तो पाकिस्तान के वजीर आजम से सीखो। उससे पहले तो हमने यही सुना था बरतानिया के प्रेस के अंदर ये कहा जाता था कि उस मुल्क का सदर आ रहा है तो हाथ मिला के अपनी घड़ी कामयाब होते या नहीं होते, लेकिन आपको लगता है कि मुनफरिद जरूर है बाकी सबसे, तो इस बुनियाद पर उनके पीछे खड़ा होना चाहिए। रीमा, अनिया, जब पीटीआई की हुकूमत इस तरह के दावे करती है तो लोग एक बात करते हैं कि गुर्बत तो शायद खत्म नहीं कर सकेंगे लेकिन गरीब खत्म कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ होगा। कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई ऐसी डायरेक्शन नजर नहीं आती कि वजीर आजम साहब ने जो अपना टारगेट ये रखा है कि वो उसे पूरा कर सकेंगे। मुल्क जो है वो पूरी तरह IMF की पॉलिसीज का में एक फंस चुका है और उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि आप गुर्बत कम करें, उनकी प्रायोरिटीज फर्क होती हैं। तो मेरा ख्याल है चीजें शायद ऐसी रहेंगी। आई होप इससे बुरी ना हो, लेकिन इसका ही खदशा है। बेहतरी का तो मुझे कुछ इंडिकेशन नहीं नजर आती। हसन निसार साहब, क्या आपको भी कोई बेहतरी की ऑप्शन नहीं नजर आती? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एटलीस्ट कम ही हो पाए, जो इनिशिएटिव्स कह रहे हैं, क्या अगले 1-1.5 साल में जो पॉलिटिकल एक्टिविटी प्लान्ड है अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की अपनी भी, उसके चलते हुए ये हो सकता है सब कुछ, या सिर्फ सियासी नारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं अलीना, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ। मैं चूँकि तफसीलात में नहीं, मैं मेरे से जाया नहीं जाता, मोटी बात करने का आदी हूँ, तो इसलिए मैं बड़ी देर से ये बात कर रहा हूँ। तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 साल मुझे सूरत हाल बहुत अच्छे तरीके से संभलती नजर आ रही है। ये कहना कि 1.5 साल में क्या होगा, इतने साल में नहीं हुआ, तो जो होता है 9वें महीने के एंड पे होता है। सर, तो कितने 9 आखिरी साल 1.5 साल बहुत फैसला कौन होगा, यही फ्रस्ट्रेशन है इनकी। अच्छा, नहीं, कोई 9 महीने नहीं गुजरे, मैं सिंबॉलिक बात कर रहा हूं। अच्छा, इस जैसे मुल्क के केस में 5 साल 9 महीने से भी कम है। बात को समझने की कोशिश करें सर। लेकिन ये टैक्स बेस की बात कर रहे हैं, कितने इनिशिएटिव्स लिए, शब्बर जैदी साहब आए, निजाम ओवरऑल करने की बात की, फिर भी हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। अब कैसे हो जाएगा? नहीं, क्यों नहीं हुआ? किसने कहा आपको कि कुछ नहीं हुआ? टैक्स कलेक्शन कहां से कहां पहुंच गई है? कैसी बात कर रहे हो आप सर? लेकिन वो कहते हैं बिल्कुल गलत टैक्स कलेक्शन है, अभी भी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके वो शुमार उठा के देख लें, और उसके अंदर भी आपको एमनेस्टीज देनी पड़ी। उठा के लोगों की जेबें जो है उसके ऊपर आप झपटे हुए हैं, आप उनको कर रहे हैं। ओ भाई, टैक्स कलेक्शन है, ये FBR के फिगर्स हैं, देख लो आप नहीं देखे ना। आप जाहिर है कि आज जो आप बहस वाली बात ही कोई नहीं। जो टैक्स लगाएंगे आप बढ़ाएंगे, उन्हें लगना है।
लेकिन जो देखें वज़ीर आज़म साहब कोई एक क्रेडिट तो देना कि उन्होंने खुद कहा है कि हम जब हुकूमत में आए तो हमें तो ये तजर्बा ही नहीं था, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ही आए थे ना। तो हसन साहब का ख्याल है कि 3.5 साल में उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, तो 1.5 साल वो खुद कहा उन्होंने। हसन साहब तो कह रहे 5 साल इनफ ही नहीं है, आप 5 साल तो बड़े कम है, वो कह रहे हैं आगे भी दें उनको वक्त तो फिर देखें क्या होता है। और हसन निसार साहब को तो वाज़ेह लग रहा है कि बेहतरी आई है और मजीद अगर आप टाइम देंगे तो बेहतरी डेफिनेटली आएगी। बाकी जो हमारे 2 तज्जियाकार हैं यानी हसन निसार साहब के अलावा न्याजी साहब और रीमा उमर साहिबा, वो समझते हैं कि शायद बड़ा कम वक्त है, ऐसा ना हो पाए, और इस तरह के अभी कोई इशारे भी नहीं मिलते कि कोई मईशत से मुतल्लिक बेहतरी आ रही है, ऑप्शन कोई नहीं लेते अथर। तो आपकी क्या राय है? सोशल मीडिया के ऊपर आगाह कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।